नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर चुके थे जो तत्सम और तद्भव की पहचान के विशेष नियमों की। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे देशज शब्दों की। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहला भेद था तत्सम, दूसरा था तद्भव। इसके बाद हमने लिखा था तत्सम और तद्भव की पहचान के विशेष नियम। अब जो हम बात करेंगे वो तीसरा भेद है देशज शब्द। इसका जो तीसरा भेद है वो कौन सा है? देशज शब्द। क्या होते हैं देशज शब्द? तो देशज शब्द देखिए, देख समझने आएगा अपने आप शब्द से ही। देश धन ज, देश माने होता है देश में ही, जा माने जन्मे शब्द। देश में ही जन्मे शब्द, देश में ही जन्मे शब्द। देश में ही जन्मे शब्द अर्थात देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता, क्षेत्रीय जनता द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए गए या रच लिए गए शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। तो इसमें समझना, जैसे मैंने कहा लोटा। अब इस लोटा शब्द की उत्पत्ति का कोई शब्द है क्या कि ये कहां से आया? जैसे आपने लिखे थे कान। अब आपको पता है कान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कर्ण से, जो तत्सम शब्द है। तद्भव कान हो गया। आपने लिखा, जैसे आपने लिखा था वहां पर शब्द लिखा था चूरण। चूरण, चूरण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? चूर्ण से, तत्सम से तद्भव में हुई है। आपने लिखा जैसे पत्थर। अब इसका ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा पत्थर। अब इस पत्थर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तत्सम से, प्रस्तर से। किससे हुई है? प्रस्तर से। मैंने कहा पाषाण। अब इस पाषाण से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? पाहन की। तो देखो एक बात तो ये भी ध्यान रखना कि परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि प्रस्तर का अर्थ होता है, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, पाषाण या पाहन, चारों हैं। पत्थर प्रस्तर को भी कहते हैं, पाषाण को भी कहते हैं, पाहन को भी कहते हैं। लेकिन जब इसका उत्तर देना होता है तो वो कैसे देते हैं? प्रस्तर का तद्भव रूप पत्थर होता है और पाषाण का तद्भव रूप पाहन होता है। तो प्रस्तर का तो हो गया पत्थर और पाषाण का हो गया पाहन। तो वे शब्द जो तत्सम से तद्भव बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो क्या कहलाएंगे? इनकी उत्पत्ति का स्रोत है। अब इसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है? प्रस्तर। इसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है? पाषाण। तो इनकी उत्पत्ति का कोई ना कोई स्रोत है। लेकिन जिन शब्दों की उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता, क्षेत्रीय जनता द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए या रच लिए गए शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा एक शब्द है जैसे मुक्का। अब इस मुक्का शब्द की उत्पत्ति का कोई स्रोत है क्या? ये मुक्का शब्द कहां से आया? इसकी उत्पत्ति का कोई स्रोत है क्या? नहीं है। ये क्षेत्रीय जनता द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार रचा गया शब्द। मैंने लिखा खिड़की। अब इस खिड़की शब्द की उत्पत्ति का कोई स्रोत है क्या कि ये कहां से आया? कोई स्रोत नहीं। क्षेत्रीय जनता द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार गढ़ या रच लिया गया शब्द है। मैंने कहा तेंदुआ। अब इस तेंदुआ शब्द की उत्पत्ति का कोई स्रोत है क्या कि ये कहां से आया? कोई स्रोत नहीं है। क्षेत्रीय जनता द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिया या रच लिया गया शब्द है। तो ध्यान रखना है, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता, क्षेत्रीय जनता द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए गए या रच लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। तो मैं इसको और सरल बनाने के लिए परिभाषा लिख देता हूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता, कोई स्रोत नहीं होता, अर्थात क्षेत्रीय जनता द्वारा
आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकतानुसार रच लिए गए शब्द, गढ़ लिए गए या रच लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता, क्षेत्रीय जनता द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए या रच लिए गए शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे समझना, जैसे मैंने कहा बाप। अब इस बाप शब्द की उत्पत्ति का कोई स्रोत है क्या कि ये कहां से आया, किस भाषा से आया? मान लो मैं आपसे कहूं अखबार, तो इस अखबार शब्द की उत्पत्ति का स्रोत है या नहीं है? कहां से आया है? फारसी भाषा से। फारसी भाषा से हिंदी में प्रयोग हो रहा है। मैंने आपसे कहा अमरूद, अमरूद शब्द की उत्पत्ति का स्रोत है, ये कहां से आया है? फारसी भाषा से। मैंने आपसे कहा मौसम, अब मौसम शब्द की उत्पत्ति का स्रोत है, कहां से आया है? अरबी के मौसम से बना है। मैंने आपसे कहा ईमान, ईमान शब्द की उत्पत्ति का स्रोत है, ये कहां से आया है? अरबी भाषा से आया है। तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता, क्षेत्रीय जनता द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए या रच लिए गए शब्द हैं, देशज शब्द कहलाते। अब इस बाप शब्द की उत्पत्ति का कोई स्रोत है क्या? कोई नहीं है। मैंने कहा बाप, इसी प्रकार मैंने कहा बुद्धू, मैंने कहा लोटा, मुक्का, घेवर। बाप, बुद्धू, लोटा, मुक्का, घेवर, भिंडी, भिंडी, बाजरा, उपला। बाप, बुद्धू, लोटा, मुक्का, घेवर, भिंडी, बाजरा, उपला। और समझिए, जैसे और भी खूब सारे उदाहरण है। जैसे मैंने कहा लोटा, कटोरा, परात, डोंगा। लोटा, कटोरा, परात, डोंगा। और भी खूब सारे शब्द हैं। जैसे मैंने कहा डिबिया, डिबिया, पगड़ी, डिबिया, पगड़ी, खिड़की, पगड़ी, खिड़की। और भी समझिए, खिड़की। इसके अलावा ठुमरी, ये पूछे जाते रहते, मैं महत्वपूर्ण शब्द लिख रहा हूं। ठुमरी, जूता, ठेठ, कहते ना ठेठ गंवार है, तो ठुमरी, जूता, ठेठ। इसके अलावा कलाई, कलाई, कहते ना मेरी कलाई पकड़ी, तो कलाई। चसक, उसे चसक लग गई, आदत, जिसको हम कह देते हैं आदत। तो ठेठ, कलाई, चसक। अंटा, अंटा एक शब्द होता है, अंटा। चिड़िया, ये चिड़िया शब्द भी क्या है? देशज शब्द है। बहुत शब्द ऐसे मिलेंगे जो आपको पता लगेगा कि ये देशज है। कलाई, चसक, अंटा, चिड़िया। जूता, इसमें जूता, जूता भी कैसा शब्द है? देशज शब्द है। तो इसमें देखिए, ये जितने भी शब्द हमने लिखे हैं, ये कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं है। क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए या रच लिए गए शब्द हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। तो इसमें समझना ध्यान से और समझिए। जूता, ठीक है ना? तो और भी खूब सारे उदाहरण हैं इसके अलावा। जैसे मैंने कहा तेंदुआ,
अब तेंदुआ भी क्या है, देशज शब्द है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं है। तो इसके अलावा मैं लिख रहा हूं तेंदुआ, तेंदुआ का भी ध्यान रखना, तेंदुआ, ये सब क्या है, देशज शब्द है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं है, क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए या रच लिए शब्द हैं। और भी जैसे छोरा, छोरी, दीदी, पटाखा और भी खूब सारे शब्द होते हैं। तो ये सब कौन से शब्द होंगे, देशज शब्द। तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता, क्षेत्रीय जनता द्वारा गढ़ लिए या रच लिए गए शब्द देशज शब्द होते हैं। और समझिए इसमें हमने क्या लिखा था, तेंदुआ। अब इसके अलावा और समझो, मैंने लिखा खिचड़ी। अब खिचड़ी क्या है, देशज शब्द है, खिचड़ी। मैंने लिखा छोरा, छोरा क्या है, देशज शब्द है। मैंने लिखा छोरी, ये भी क्या है, देशज शब्द है। छोरा, छोरी, फुनगी, फुनगी भी क्या है, देशज शब्द में आता है। तो छोरा, खिचड़ी, छोरी, फुनगी। इसके अलावा और समझिए, जैसे पगड़ी हम लिख ही चुके थे, ठीक है ना। और समझिए डाव, डाव, डाव जो शब्द होता है ये भी क्या है, देशज शब्द है। अब इसके अलावा दीदी, पटाखा, दीदी, पटाखा, ये सब कैसे शब्द हैं, देशज शब्द हैं। तो इनका विशेष ध्यान रखना है, इनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्रीय जनता द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार रचे गए शब्द हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, देशज शब्द। अब इसके बाद में हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, विदेशी या विदेशज शब्द। चौथा जो भेद होगा वो कौन सा होगा, विदेशी या विदेशज शब्द, विदेशी या विदेशज शब्द। अब ये विदेशी या विदेशज शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं, विदेशी या विदेशज शब्द। इसको ध्यान से समझना। ऐसे शब्द जिनका जन्म तो कहां हुआ है, विदेशों में, प्रयोग कहां हो रहे, हमारे देश में अर्थात हिंदी में। तो विदेशी भाषा के जब शब्द हिंदी में प्रयोग होने लग जाते हैं तो उन्हें विदेशी या विदेशज कहते हैं। अब बहुत ऐसे शब्द हैं जो विदेशी, लाखों की संख्या में ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के हैं और हमारी भाषा में या हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे अरबी भाषा के, फ्रांसीसी भाषा के, इसके अलावा डच के, इसके अलावा और भी खूब है, अंग्रेजी भाषा के, पुर्तगाली भाषा के, रूसी भाषा के, जापानी भाषा के, खूब सारे शब्द हैं जो है विदेशी भाषा के, प्रयोग किसमें हो रहे हैं, हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में। इसलिए इनको क्या कहते हैं, विदेशी या विदेशज। तो जिनका जन्म कहां हुआ है, विदेशों में, प्रयोग कहां हो रहे हैं, हमारे देश में, क्या कहलाएंगे, विदेशी या विदेशज। तो मैं यहां लिख देता हूं, वे शब्द जिनका जन्म तो विदेशों में हुआ है, विदेशों में हुआ है, वे शब्द जिनका जन्म तो विदेशों में हुआ है लेकिन प्रयोग हिंदी में किया जा रहा है। वे शब्द जिनका जन्म तो विदेशों में हुआ है लेकिन प्रयोग हिंदी में किया जा रहा है, विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं।
विदेशी या विदेशा शब्द कहलाते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ? विदेशों में। प्रयोग कहाँ हो रहे? हमारे देश में, हिंदी भाषा में, इसलिए इनको क्या कहेंगे? विदेशा शब्द कहेंगे। जैसे समझना, जैसे मैंने कहा, जैसे फारसी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द, जैसे फारसी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द, जापानी भाषा के शब्द, जापानी भाषा के शब्द, फ्रेंच या फ्रेंच को ही कह देते हैं फ्रांसीसी, फ्रांसीसी भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द, चीनी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द, अनेक भाषाओं के शब्द इत्यादि, और भी बहुत सारे हैं, आगे बात करेंगे। तो ये ध्यान रखना। तो ऐसे शब्द जिनका जन्म विदेशों में हुआ, प्रयोग हमारे देश में हो रहे हैं, क्या कहलाएंगे? विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? विदेशी भाषा के शब्दों में। अब देखो एक बात समझना, क्या हमें सारे विदेशी भाषा के शब्द याद है क्या? हमें सारे शब्द विदेशी याद है क्या? तो फारसी भाषा के, अरबी भाषा के, तो विदेशी भाषा के शब्द। अब हमें हिंदी भाषा के सारे शब्द याद है क्या? नहीं याद। जब हमें हिंदी भाषा के सारे शब्द याद नहीं है तो क्या विदेशी भाषा के सारे शब्द याद हो सकते हैं क्या? अब याद नहीं हो सकते तो क्या करना पड़ेगा? याद तो करना पड़ेगा। परीक्षा में सफल होना है तो याद करना पड़ेगा। अब 10-20 शब्द हो तो आप उनको रट भी लो, 10-20 शब्द हो, 50-60 शब्द हो, 100 शब्द हो, तो आप उनको क्या करोगे? कोशिश भी कर लोगे, क्योंकि इनकी भी संख्या बहुत है। अब कितना आप याद करोगे? अब दूसरी बात, परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो विकल्प में 4 आते हैं। 4 विकल्पों में से एक विकल्प अरबी भाषा का दे देता है, एक फारसी भाषा का दे देता है, एक आपको हिंदी भाषा का दे देगा, या एक आपको अंग्रेजी भाषा का दे देगा। अब हिंदी का होगा, अंग्रेजी भाषा का होगा, इनको तो आप याद कर लोगे। इसके अलावा जैसे चीनी भाषा के शब्द है, चीनी भाषा के 4-5 शब्द होते हैं जो फिक्स है, आप उनको याद कर सकते हो। जापानी भाषा के शब्द है वो फिक्स होते हैं, उनको भी आप याद कर लोगे। रूसी भाषा के शब्द वो भी थोड़े से होते हैं, आप उनको भी याद कर लोगे। डच भाषा के शब्द तुरुप है, बम है, इनको आप आराम से याद कर लोगे। चीनी भाषा के शब्द जैसे मैंने कहा 4-5 शब्द, चाय, चीनी, चीकू, लीची, चाउमीन, इनको याद कर लो। लेकिन अरबी भाषा के शब्द बहुत सारे शब्द हैं, और परीक्षा में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो अरबी और फारसी के पूछे जाते हैं। अब अरबी और फारसी भाषा के शब्द आप कितने रटोगे, कितने याद रखोगे? याद रहते हैं क्या? नहीं रहते। तो अब इनको याद नहीं रख पाओगे तो फिर कैसे परीक्षा में पास होगे? तो याद तो रखना पड़ेगा। तो आपको रटने नहीं, मैं कुछ दोहे लिख रहा हूं, उस दोहे के माध्यम से आपको अरबी भाषा के सारे शब्द याद हो जाएंगे। उन दोहों को समझना, और दोहे याद हो गए तो आपको अरबी भाषा के शब्द याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरबी भाषा के शब्दों की। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? अरबी भाषा के शब्दों की।
अरबी भाषा के शब्द। अब अरबी भाषा के शब्द आपको रटने नहीं है, दोहे में लिखूंगा, वो दोहे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। प्रत्येक दोहे का अर्थ भी निकलेगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ही दोहा बना दिया। वो दोहा कोई ना कोई आपको मैसेज भी देगा जो आपके दैनिक जीवन में काम आता है। हर दोहे का कोई ना कोई मैसेज भी होगा और उसका कोई अर्थ भी होगा, और उससे आपको शब्द भी याद हो जाएंगे अरबी भाषा के। तो कैसे करेंगे? तो अरबी भाषा के शब्दों में सबसे पहला लिख रहा हूं मैं। देखो, आप जब भी किसी काम की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले किसको याद करते हो? कोई भगवान को याद करता है, कोई अल्लाह को याद करता है, कोई जीसस को याद करता है, कोई किसी को याद करता है। जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है वो उसे याद करता है। मान लो जैसे मैं हूं, अब मैं किसको याद करता हूं? भगवान को। तो भगवान को क्या कहते हैं अरबी में? अल्लाह। मतलब हम हिंदी में भगवान कहते हैं, अरबी में अल्लाह होता है। अरबी में अल्लाह, हिंदी में भगवान। तो सबका अपना आराध्य, सबके अपने अपने आराध्य होते हैं। तो जैसे अरबी वाले हैं, उर्दू वाले हैं, वो किसको याद करेंगे? अल्लाह को। तो यहां समझना, तो यहां शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम हे अल्लाह। किससे करेंगे? हे अल्लाह। अमीर आदमी अजीब है। हे अल्लाह, अमीर आदमी अजीब है। हे अल्लाह, अमीर आदमी अजीब है। अदालत में अक्ल से आजाद हो जाते हैं। हे अल्लाह, अमीर आदमी अजीब है, अदालत में अक्ल से आजाद हो जाते हैं। अब देखो, इसको समझना। अब ये एक दुआ है, पहले तो इसका मैसेज क्या है दैनिक जीवन में वो समझो। तो देखो, एक तो यहां आ रहा है अल्लाह, एक आ रहा है अमीर, एक आदमी, एक अजीब, एक अदालत, अक्ल और आजाद। जो मैंने रेखांकित किए हैं वो सब अरबी भाषा के हैं। अल्लाह, अमीर, आदमी, अजीब, अदालत, अक्ल और आजाद, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। ए वाले हैं जो मैंने एक क्रम बना के एक दोहा बना दिया, जिससे कि ये आपको आसानी से याद हो जाए। तो इसमें अल्लाह, अमीर, आदमी और अजीब अरबी भाषा के हैं। अदालत, अक्ल और आजाद अरबी भाषा के शब्द हैं। अब देखो, दैनिक जीवन में बताया था कैसे महत्व है इसका, सुनिए। अल्लाह, अमीर, आदमी अजीब है। क्या ये सच नहीं है कि जो अमीर आदमी होते हैं बड़े अजीब होते हैं, अदालत में अक्ल से आजाद होते हैं, गलत होते हुए भी अमीरपन से, पैसे के दम से, अक्ल से क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं। अदालत में अक्ल से आजाद हो जाते हैं। गरीब आदमी बेचारा गलती से अगर फंस भी जाता है तो उसका जीवन निकल जाता है सही साबित होने में। लेकिन अमीर आदमी गलत होते हुए भी अदालत से आजाद हो जाते हैं। जैसे कि आप सलमान खान को देख लो, हिरण को मार कर भी, फुटपाथ पे इतने लोगों को मार कर भी आजाद है। तो ये है, तो ये सच नहीं है क्या कि हे अल्लाह, अमीर आदमी अजीब है, अदालत में अक्ल से आजाद हो जाते हैं। तो ये कौन सा हो गया? ए वाले हो गए। अब हम दूसरे की बात करेंगे। दूसरा कौन सा है? दूसरा है इसका ई वाले, इरादे और इशारे में। इरादे और इशारे में। इरादे और इशारे में। इलाज के इंतजार में। इलाज के इंतजार में। इरादे और इशारे में, इलाज के इंतजार में। गरीब औलाद ने, गरीब औलाद ने, गरीब औलाद ने इज्जत और ईमान गंवा दिया।
इज्जत और ईमान गंवा दिया तथा इनाम में इस्तीफा मिला, तथा इनाम में इस्तीफा मिला, तथा इनाम में इस्तीफा मिला। अब देखो इसको समझना ध्यान से। इरादे और इशारे में इलाज के इंतजार में गरीब औलाद ने इरादे और इशारे में इलाज के इंतजार में इज्जत और ईमान गंवा दिया तथा इनाम में इस्तीफा मिला। तो देखो किसी लड़के ने गलत इरादे से किसी लड़की की तरफ क्या कर दिया, इशारा कर दिया। तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति अगर किसी की तरफ गलत इरादे से इशारा करेगा तो उसकी पिटाई निश्चित होगी। जब पिटाई होगी तो उसको कहां ले जाया जाएगा, इलाज के लिए। और कुछ लोग, आपको पता है अगर आपको कोई भी व्यक्ति गलत इरादे से इशारा करेगा तो बहुत लोग तो बाजार में घूमते इस चीज के लिए है कि कैसे भी बहाना मिल जाए किसी पर हाथ सरहरे करने का। लोग इंतजार इस चीज का करते हैं। तो किसी व्यक्ति ने गलत इरादे से क्या किया, इशारा, तो जाहिर सी बात है उसकी पिटाई होगी तो उसको इलाज के लिए कहां ले जाना पड़ेगा, अस्पताल ले जाएंगे। अब अस्पताल में ऐसे व्यक्ति को इलाज के लिए क्या करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। और वो किसकी औलाद हो जाती है, गरीब की। किसकी औलाद हो गई, गरीब की, क्योंकि गरीब को ही इंतजार करना पड़ता है। अमीर तो वीआईपी आदमी होते हैं, वो तो इंतजार करते कहां है। तो औलाद किसकी, गरीब की। अब देखो उसकी इज्जत भी गई और ईमान गया, क्योंकि जब उसको पिटाई हुई सभी के सामने बीच बाजार में, जब उसकी पिटाई होगी तो उसका इज्जत भी जाएगी और ईमान भी जाएगा। तो इज्जत भी गई, ईमान भी गया। अब इज्जत भी गंवा दी उसने और ईमान भी गंवा दिया। दूसरे दिन जब वो कहां गया, अपने बॉस के पास मतलब दूसरे दिन वो ऑफिस गया। तो ऑफिस जाएगा तो जाहिर सी बात है ऑफिस जाएगा तो उसको इनाम में क्या देगा उसका बॉस, इस्तीफा मिलेगा। इनाम में क्या मिला, इस्तीफा मिला। तो यहां पर मैंने जो भी रेखांकित किए हैं ये सब किसके हैं, अरबी भाषा के। इरादा, इशारा, इलाज, इंतजार, गरीब, औलाद, इज्जत, ईमान, इनाम, इस्तीफा, ये सब किस भाषा के हैं, अरबी भाषा के। तो यहां तक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये कौन से थे, ई वाले। कौन से थे ये, ई वाले। अब इसके बाद में दो शब्द मैंने गरीब और औलाद अलग से जोड़ दिए, क्योंकि ये एक दो शब्द अलग से थे जो यहां पर बिठा के ये दोहे में सेट हो गए। तो इरादे और इशारे में, इलाज के इंतजार में गरीब औलाद ने इज्जत और ईमान गंवा दिया तथा इनाम में इस्तीफा मिला। तो ये दोहा आराम से याद हो जाएगा, और दोहा याद हो गया तो आपको ये शब्द भी याद हो गए अरबी भाषा के। अब आगे बात करते हैं तीसरा दोहा क्या कहता है। अब कै वाले लेंगे, ए वाले हो गए, ई वाले हो गए, तो अब बात करेंगे कै वाले। कमाल है कानून की मदद से, कमाल है कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा, कमाल है कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा। कब्जा का अर्थ दूसरा मत निकाल लेना, कब्जा कहते हैं हत्याना। तो कमाल है कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से, और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है।
कमाल है कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। कमाल है कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। अब देखो इसमें समझना, सबसे पहले तो मैं रेखांकित कर देता हूं जो अरबी भाषा के हैं। कमाल, कमाल, कानून, मदद, कुर्सी, कब्जा, किस्मत, किताब, कबीला, कीमत, ये सब किसके हैं? अरबी भाषा के। अब इस दोहे को समझो, क्या ये कमाल की बात नहीं है क्या? जैसे आप अपने ऊपर ही लो, इस बात को अपने ऊपर ही समझो जिससे ये याद हो जाए। आपने परीक्षा दी और आपको अच्छे से पता है परीक्षा में एक दो प्रश्न तो ऐसे जरूर आते हैं जो सही होते हुए भी गलत कर दिए जाते हैं। आपने परीक्षा दी और परीक्षा में आपने जो प्रश्न था वो सही किया था, लेकिन आरपीएससी हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या किसी भी कंपनी जो एग्जाम लिया है, किसी भी माध्यम से जो एग्जाम हुआ है, उसने आपका प्रश्न गलत कर दिया, चाहे वो आरएस एमएमबी जो भी है उसने किया। अब वो प्रश्न आपका सही था, वो गलत कर दिया। अब प्रश्न सही आपका गलत कर दिया तो फिर आप क्या करोगे? रिट दायर करोगे। अब रिट दायर करोगे तो रिट के माध्यम से जो प्रश्न आपका सही था वो सही करना पड़ेगा। अब वो प्रश्न सही करना पड़ेगा तो सही हो गया प्रश्न, तो आपका जो सिलेक्शन एक दो प्रश्न की वजह से रह रहा था वो सिलेक्शन आपका हो गया। अब आपको जो कुर्सी मिली है, कुर्सी क्या है? आपका सिलेक्शन। आपको जो कुर्सी मिली है वो किसकी मदद से मिली है? कानून की मदद से, क्योंकि आपने रिट दायर करी। तो कमाल की बात नहीं है क्या कि आपका सही प्रश्न गलत कर दिया, कानून की मदद से आपको कुर्सी लेनी पड़ी। तो ये देखो ध्यान से, कमाल है, कमाल की बात है ना कि कानून की मदद से कुर्सी पर क्या हुआ? कब्जा। और किस्मत की किताब से, अगर आपकी किस्मत की किताब में कबीले की कीमत लिखी है तो आपको कबीला अवश्य मिलेगा। और किस्मत की किताब से कबीले की क्या मिलती है? कीमत मिलती है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, बड़े आसान है। अब आगे बात करेंगे चौथा। तो ये तो कौन सा हो गया? कै वाला। अब बात करेंगे जनाब जिले में जलसा कर रहे थे। जनाब जिले में जलसा कर रहे थे। अब जनाब जिले में जलसा करेंगे तो जाहिर सी बात है, अब आप जिले में जाके जलसा करने लग जाओ तो जवाब में जुर्माना होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जनाब जिले में जलसा कर रहे थे, जवाब में जुर्माना हुआ। जवाब में जुर्माना हुआ। तो जनाब जिले में जलसा कर रहे थे, जवाब में जुर्माना हुआ। तो देखो मैं पहले रेखांकित कर देता हूं, जनाब, जिला, जलसा, जवाब, जुर्माना, ये किसके शब्द है? अरबी भाषा के। तो देखो ये सार्थक भी है, इसका अर्थ भी है कि आप अगर जिले में जाके जलसा करोगे तो जवाब में जुर्माना होना ही है। तो जनाब, जिला, जलसा, जवाब, जुर्माना, ये किसके शब्द हैं? अरबी भाषा के। अब इसके बाद अगला जो कौन सा है, अगले जो बात करेंगे हम, वो पांचवा कौन सा है उसको भी समझना। पांचवा कौन सा होगा? तय वाला। एक दो शब्द ऐसे हैं जो मैंने अलग से जोड़े हैं, उनको समझना। वकील ने तहसील में, वकील ने तहसील में तारीख की ताकत, वकील ने तहसील में तारीख की ताकत और हुक्म से, वकील ने तहसील में तारीख की ताकत और हुक्म से बहस के द्वारा,
बहस के द्वारा तूफान खड़ा कर तराजू की तरह तूफान खड़ा कर तराजू की तरह फैसला सुनवाया, तराजू की तरह फैसला सुनवाया। अब देखो इसे समझना ध्यान से। तहसील में कौन होता है? वकील। अब तहसील में कौन होता है? वकील। अब आप यूं मत कहना तहसीलदार, अरे तहसीलदार के पास जाओगे तो वकील लेके ही तो जाओगे, और वकील कहां होते हैं? तहसील में, तहसील में मिल जाते हैं। तो तहसील में कौन होता है? वकील। और उसके पास किसकी ताकत होती है? वकील के? तारीख की। और किससे? हुक्म से। किससे? हुक्म से, जज के हुक्म से। अब जज शब्द क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अंग्रेजी भाषा का है, इसलिए हुक्म से, जज के हुक्म से नहीं लिखा मैंने, सिर्फ हुक्म से लिखा है, क्योंकि जज अंग्रेजी भाषा का शब्द। तो हुक्म से। अब हुक्म से बहस के द्वारा, अब बहस होती है, और जब बहस होती है तो क्या खड़ा होता है? तूफान। अब ये तूफान शब्द आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलेगा। किसी में चीनी भाषा का लिखा मिलेगा, किसी में पुर्तगाली भाषा का मिलेगा, किसी में किसी और का लिखा मिलेगा। ध्यान रखना ये अरबी का है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एनसीईआरटी की बुक में भी इसको अलग अलग दे रखा है। जो ध्यान रखना है, तूफान जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है ना, तो इसका याद रखना। तो बहस के द्वारा, अब बहस होगी तो क्या खड़ा होगा? तूफान। और जब तूफान खड़ा होता है तो फैसला किसकी तरह होता है? फैसला तराजू की तरह। कभी ऐसा लगता है कि ये पलड़ा भारी हो गया, कभी लगता है ये पलड़ा भारी हो गया, अर्थात ऐसा लगता है कभी ये जीतेगा वकील, कभी ये वकील जीतेगा। तो फैसला किसकी तरह होता है? तराजू की तरह। तो ध्यान से समझो। तहसील में होता है वकील, उसके पास किसकी ताकत होती है? तारीख की। किसके? तो किससे? हुक्म से। किसके द्वारा? बहस के द्वारा। जब बहस होती है तो क्या खड़ा होता है? तूफान। फिर किसकी तरह होता है फैसला? तराजू की तरह। फैसला किसकी तरह सुनाया जाता है? तराजू की तरह। तो इनका ध्यान रखना है। जितने भी मैंने रेखांकित किए, वकील, तहसील, तारीख, हुक्म, ताकत, बहस, तूफान, तराजू, फैसला, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के। ये कौन सा हो गया? पांचवा। अब आगे समझो, छठा कौन सा है? आप एक बात बताइए, किसी दफ्तर में लिफाफा बेवजह आता है क्या? अगर किसी दफ्तर में लिफाफा आ रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। इसी प्रकार इस दुनिया में जो दौलत का नशा है, ये सब किसके लिए है? मतलब के लिए है। तो यहां समझना, दफ्तर में लिफाफा, दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा। दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा। दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा मतलब के लिए है। ये सब किसके लिए है? मतलब के लिए है। मतलब के लिए है। आप एक बात बताइए, किसी दफ्तर में जो लिफाफा आएगा वो किसी ना किसी मतलब से आएगा? नहीं आएगा। बेमतलब आएगा क्या? नहीं। और इस दुनिया में जो दौलत का नशा है, ये भी किसके लिए है? मतलब के लिए है। तो दुनिया, दफ्तर, लिफाफा, दौलत, नशा, मतलब, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। तो दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा मतलब के लिए है। अब आगे बात करेंगे, सातवां कौन सा है? सातवां है
फकीर की शादी। एक तो आदमी पहले से क्या हो, फकीर हो, और उसकी क्या और हो जाए, शादी। फकीर की शादी और शतरंज का नतीजा। फकीर की शादी और शतरंज का नतीजा। एक तो फकीर की शादी और एक जो शतरंज का नतीजा होता है, ये किसके अनुसार है, हलवाई के सुबह के, हलवाई के सुबह के नकद हिसाब जैसा है, नकद हिसाब जैसा है। अब देखो मैंने यहां पर जो ये नुक्ता लगाया है, क्या मतलब है इसका, ये अरबी और फारसी भाषा के शब्दों की पहचान है, समझना ध्यान से। अब आजकल ये जरूरी नहीं है, आजकल ये जरूरी नहीं है, पहले तो ये अगर नहीं लगाते तो शब्द अशुद्ध माना जाता था। और ये लगता किस किस पर है, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगता है कै, ख, ग, जय और फै। पहले 3 वर्ण थे लेकिन वर्तमान में 5 वर्ण हैं। अब ये पांचों वर्ण हैं अरबी भाषा के, अरबी और फारसी भाषा के। अरबी और फारसी भाषा के शब्दों में कै, ख, ग, जय और फै के नीचे ये नुक्ता लगता है, बिंदी नहीं, इसको नुक्ता कहते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो कै, ख, ग, जय और फै। अब देखो यहां पर एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, क्या बन सकता है, ध्यान से समझना। हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या है 5। ये 5 आगत व्यंजन है। आगत का मतलब होता है आ गए हैं, कहां से, दूसरी भाषा से हमारी भाषा में। तो ऐसे शब्द जो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आ गए हैं और हमने उनको मान्यता दे दी है, वो 5 वर्ण कौन कौन से हैं। पहले 3 थे लेकिन अब वर्तमान में 5 हैं, और ये 5 ही ध्यान रखने। पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या है, कैसे प्रश्न बनता है। हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या होती है, हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या होती है, हिंदी वर्णमाला में आगत वर्णों की संख्या होती है। तीनों प्रश्नों का अलग अलग उत्तर आएगा। आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या, उत्तर आएगा 1। अंग्रेजी का ओ, जो आप लगाते हो डॉक्टर पर, प्रोफेसर पर, लगाते हो नहीं लगाते, डॉक्टर, तो ऐसे तो लिखते हो। तो अंग्रेजी का शब्द है। अब इसमें कौन सा ओ आ रहा है, ये वाला, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द होते हैं उनमें स्वर के रूप में लगता है, तो अंग्रेजी का ओ। तो अंग्रेजी का है, हिंदी में आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, आगत। 5 व्यंजन कौन से। अब दूसरा प्रश्न बनेगा कि हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या होती है, उत्तर होगा 5। कौन कौन से, कै, ख, ग, जय और फै। अब आगत वर्णों की संख्या पूछ ले तो आगत वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब 6 कैसे हुई, 1 स्वर 5 व्यंजन। अब वर्ण क्या है, तो इसको भी ध्यान से समझना। वर्ण को हम 2 भागों में बांट देते हैं। मूल रूप से वर्णों को कितने भागों में बांट दिया जाता है, 2 भागों में। किस किस में, एक तो स्वर और एक व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं, मूल रूप से वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। एक स्वर और एक व्यंजन। अब मैंने क्या कहा, स्वर और व्यंजन दोनों किस में आ जाएंगे, वर्ण में। तो वर्ण के 2 भेद हो गए, तो स्वर भी आ रहा है इसमें, अंग्रेजी का ओ, और व्यंजन में कौन कौन से आ रहे थे, कै, ख, ग, जय और फै। अब ये क्या है, आगत व्यंजन। तो वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों गिने जाएंगे, तो वर्ण में कौन कौन से आ जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। 5 व्यंजन, 1 स्वर, वर्ण 6 हो गए। तो प्रश्न कैसे बनता है यहां पर
हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या है 1, आगत व्यंजनों की संख्या है 5, आगत वर्णों की संख्या है 6। तो ये कौन से होते हैं? अरबी और फारसी भाषा के होते हैं। तो इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इनकी पहचान है, इनके नीचे बिंदी लगी रहती है जिसे हम कहते हैं नुक्ता। लेकिन अब ये आवश्यक नहीं। मान लो आप नकद ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिखोगे तो ये शुद्ध माना जाएगा, क्योंकि अब ये प्रयोग होते होते इतने रूढ़ हो गए कि बिना नुक्ता के भी शुद्ध माने जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके मैं नहीं लगा रहा, जरूरी नहीं है। तो देखो, एक तो आदमी फकीर हो और उसकी क्या और हो जाए, शादी हो जाए। तो फकीर की शादी और शतरंज का नतीजा। फकीर की शादी भी बड़ी मुश्किल से होती है और शतरंज का नतीजा भी बड़ा मुश्किल होता है। अब इन दोनों को जो हलवाई होता है वो सुबह के समय नगद देगा, उधार देगा क्या? नहीं देगा। उनको उधार देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा। कैसे देगा? नकद हिसाब करेगा इनसे। किस किस से? एक तो फकीर से और एक शतरंज खेलने वाले से, क्योंकि हलवाई को इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, इनसे नकद हिसाब रखेगा। तो देखिए, फकीर, शादी, शतरंज, नतीजा, हलवाई, सुबह, नकद, हिसाब, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के। किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के। तो ये फकीर की शादी, शतरंज का नतीजा, हलवाई के सुबह के नकद हिसाब जैसा है, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के। रेखांकित कर दिए। अब इसके बाद में अगला कौन सा है? अगला समझिए, 8वां। 8वां समझिए, मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए, मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए, समझना इसको, मुल्ला जी ने मजहब को, मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए मौलवी को मजबूर किया। मौलवी को मजबूर किया। मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए मौलवी को मजबूर किया। एक उसमें नहीं आ रहे, इसको थोड़ा सा एक ही लाइन में लेना है। दोबारा से लिखा, मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए मौलवी को मजबूर किया। मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए मौलवी को मजबूर किया। और हकीम ने मुसाफिर को खराब मौसम में मुहावरा सुनाने के लिए
सुनाने के लिए मजबूर किया। मुहावरा सुनाने के लिए मजबूर किया। अब देखो इसको समझना ध्यान से। इसमें जो शब्द हैं एक एक को ध्यान से समझना। मैं पहले तो कर देता हूं रेखांकित। मुल्ला जी, मजहब, मशहूर, मौलवी, मजबूर। मुहावरा सुनाने को कहा। मजबूर हम पहले लिख चुके हैं तो इसको शॉर्ट में और कर ले। मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए मौलवी को मजबूर किया और हकीम ने मुसाफिर को खराब मौसम में मुहावरा सुनाया। ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए इसमें, तो इसमें देखिए मौलवी, मजबूर, हकीम, मुसाफिर, खराब मौसम, मुहावरा, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के। किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के। अब देखो इसमें ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए, मुल्ला जी ने अपने मजहब को मशहूर करने के लिए क्या किया? मौलवी को मजबूर किया और हकीम ने मुसाफिर को खराब मौसम में मुहावरा सुनाया। तो आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते? लोकोक्ति, मुहावरे। मुहावरे किस भाषा का शब्द है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। आप पढ़ते हो मौसम, खराब मौसम है, खराब मौसम, तो ये किसके हैं? अरबी। मौसम शब्द मौसम से बना है, अरबी भाषा के मौसम से मौसम बना है। अब इसमें देखिए मुल्ला जी, मजहब, मशहूर, मौलवी, मजबूर, हकीम, मुसाफिर, खराब मौसम, मुहावरा, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। तो अगर आप इनको इस तरह से पढ़ोगे तो आपको कोई समस्या आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। अब इसके अलावा कुछ और जो शब्द बाकी हैं उनको हम संकर शब्द में भी पढ़ेंगे। कुछ शब्द और हैं जिनको हम मिला के पढ़ेंगे, जैसे बेईमान, ठीक है ना, बेखबर, बेपरवाह, ये सब किसके हैं? इनमें बे उपसर्ग होता है फारसी भाषा का, परवा अरबी भाषा का शब्द है। बिसात खाना, ऐसे खूब और भी शब्द हैं जिनकी हम संकर शब्द में भी बात करेंगे। तो यहां तक ये आपको समझ आ गए होंगे। अब आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो क्या आपको ये याद नहीं होंगे? तो मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जिनको हम परीक्षा में गलत करके आते हैं। और जो देखो परीक्षा में मान लो आपके 15 प्रश्न आए, मैंने आपसे कहा जैसे आपके 30 प्रश्न आते हैं हिंदी व्याकरण के और शिक्षण विधियों के, उनमें से 15 प्रश्न आपके व्याकरण के आए, तो 15 में से 10 प्रश्न ऐसे आएंगे जिनको हर कोई करेगा, प्रत्येक विद्यार्थी करेगा। लेकिन असली जो लड़ाई होगी वो 5 प्रश्नों की होगी। 5 प्रश्न जो सही करेगा वो सिलेक्शन के नजदीक जाएगा। अब 5 प्रश्न का मतलब सिर्फ 5 ही नहीं है, 5 हिंदी व्याकरण के हो गए, 5 शिक्षण विधि के हो गए, 5 आपके अंग्रेजी या संस्कृत के हो गए, 5 उसकी शिक्षण विधि के हो गए। जब आप इनको ऐसे गणित बिठाओगे तो ये आपकी सिलेक्शन का आधार बनेंगे। तो आपको वे शब्द तो सही करने ही करने हैं जो सब कर रहे हैं, लेकिन आपको वो शब्द भी करने हैं, वो प्रश्न भी करने हैं जो कोई नहीं कर पाता। वो कैसे होंगे? वो कौन से शब्द होंगे? वो ऐसे ही शब्द होते हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना जो महत्वपूर्ण है। अब वो चाहे किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, या वो ग्राम सेवक हो, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी हिंदी आती है, जहां भी आपके सिलेबस में ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर हैं, वहां ये सब उपयोगी है, उनका ध्यान रखना है। तो यहां तक तो आपके समझ आ गया होगा। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा ये समझो, फिर आगे बात करेंगे। मैंने यहां लिखा प्रश्न है, निम्न लिखित में से अरबी भाषा का शब्द नहीं है। अब
देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से समझ लो, जैसे मैंने लिखा ईमान, दूसरा विकल्प लिख दिया मैंने, पहला लिखा ईमान, दूसरा लिख दिया मैंने वकील, तीसरा शब्द लिख दिया मैंने फैसला, चौथा शब्द लिख दिया मैंने अखबार। आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से अरबी भाषा का शब्द नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपको दोहे याद दें कि हे अल्लाह, अल्लाह वाले तो छोड़ो, ईमान समझो। इरादे और इशारे में, इलाज के इंतजार में गरीब औलाद ने इज्जत और ईमान गंवा दिया। वकील ने तहसील में, वकील ने तहसील में तारीख की ताकत और, वकील ने तहसील में तारीख की ताकत और हुक्म से बहस के द्वारा तूफान खड़ा कर तराजू की तरह फैसला सुनवाया। अखबार किस भाषा का शब्द है? अखबार होता है फारसी भाषा का। तौलिया, अखबार, इनका थोड़ा ध्यान रखना है, इन पे भी आगे चर्चा करेंगे। ईमान, वकील और फैसला, ये किसके शब्द हैं? अरबी भाषा के। कौन सा नहीं है? अखबार नहीं है। और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है? आगे समझिए। निम्नलिखित में से चीनी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से चीनी भाषा का शब्द है। अब विकल्प लिख दिए 4। जलसा, तराजू, अमरूद, और एक लिख दिया मैंने यहां पर चीकू। ये लिख दिए मैंने, और इसमें पूछ लिया कि निम्नलिखित में से चीनी भाषा का शब्द है। अब विकल्पों में देखिए, पहला शब्द आ रहा है जलसा, दूसरा शब्द आ रहा है तराजू, तीसरा आ रहा है अमरूद और एक आ रहा है चीकू। अब समझ लो, इसमें जलसा किसका शब्द है? अरबी भाषा का। तराजू किसका शब्द है? अरबी भाषा का। अमरूद किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। बचा वो क्या है? चीनी भाषा का। अपने आप उत्तर निकल के आ गया। अब जरूरी नहीं कि अरबी के दो दे, जरूरी नहीं कि अरबी के दो दे, एक हिंदी का दे सकता है, एक अंग्रेजी का दे सकता है। मैं इन दोनों को हटा देता हूं यहां से, मैं इन दोनों को हटा के मैं यहां लिख देता हूं। जैसे एक तो मैंने यहां लिख दिया पवन, एक शब्द क्या लिख दिया मैंने यहां? पवन लिख दिया, पवन। एक शब्द मैंने यहां क्या लिख दिया? प्रोफेसर, ऐसे लिख दिया। अमरूद और चीकू। तो देखो, ये आपको अच्छे से पता है। पवन, पवन शब्द है, पवन किसका है? पवन, चक्की। पवन ले लो या इसके अलावा और ले लो। जैसे मैंने लिख दिया गाड़ी, गाड़ी शब्द ले लिया। गाड़ी क्यों लिया है इसका कारण बताता हूं। हम लिखते हैं ना जैसे रेलगाड़ी, तो रेल किसका शब्द है? रेल। रेल किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। गाड़ी किसका है? हिंदी का। तो हमें पता लग गया गाड़ी किसका है? हिंदी का। प्रोफेसर किसका है? अंग्रेजी का। ये दो तो आपको पता लग गई। समस्या कहां आई? अमरूद और चीकू में। अमरूद किसका है? फारसी का। चीकू किसका है? चाय, चीनी, चीकू,
चाउमीन, ये किसके होते हैं? चीनी भाषा के। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपको इनको समझना है। तो इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये बात हो गई किसकी? विदेशी भाषा में अरबी भाषा के शब्दों की। इसके आगे चर्चा करेंगे वो अगली क्लास में, अगली कक्षा में करेंगे। तो अभी के लिए सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।